हेलो दोस्तों, आज हम जो क्लास 10th के एसएसटी जो सब्जेक्ट होती है सोशल साइंस, जिसमें ज्योग्राफी का जो चैप्टर होता है संसाधन, उस पर मैं पार्ट 1 1 से लेकर 17 क्वेश्चन इसमें टोटल पूछा गया है। केवल संसाधन पार्ट, जो संसाधन एक परिचय चैप्टर है ना, उसी से 1 से 17 क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 10-12 साल में। तो उसी का सोल्यूशन को लेकर के आया हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि ये सारे चैप्टर मैंने अपने क्लास में पढ़ा रखा है। जो हमारा एक और ब्रांच है इंटेलिजेंस कोचिंग सेंटर, वहाँ मैंने 10th क्लास के इसको क्लास करवा दिया है और उसके सॉल्यूशन की बात हो रही थी, तो आज हम इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर आता है देखिए, आपका पूरा जो चैप्टर है उसका नाम है संसाधन विकास और उपयोग, क्लास 10th, और ये ज्योग्राफी भूगोल का है। इसमें 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाला गया है। जो ये दृष्टि जीएस वर्ल्ड मेरा ही इंस्टीट्यूट है, इंटेलिजेंस भी मेरा ही है। तो मैं इंटेलिजेंस में जीएस के रूप में, जैसे यदि बात करें तो ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड क्लास 10th का सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। तो उन लोग बच्चों को भी कहना था कि हम लोग के लिए भी ऑब्जेक्टिव को आप क्या करिए कि ऑनलाइन मोड पर वीडियो डाल दीजिए, ताकि हम लोग भी देख करके उससे कुछ फायदा उठाए। तो चलिए उसी पर बातचीत करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, संसाधन विकास और उपयोग में ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? चलिए, क्या ऑप्शन नंबर ए जैव संसाधन है? तो बिल्कुल नहीं, जैव संसाधन नहीं है, ये जैव संसाधन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय संसाधन है। अब सबसे पहले मैं बात करूं जैव संसाधन क्या होता है, तो संसाधन को कई पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैव संसाधन जो होता है, संसाधन यहाँ पर मैं देखिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। संसाधन को मैं, इसमें संसाधन के कई प्रकार होते हैं, तो संसाधन के कई प्रकार होते हैं, उसमें से मैं कुछ प्रकार की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला नंबर, जीवाश्म के आधार पे, जो जीवाश्म होता है ना, जीवाश्म के आधार पे दो होते हैं, जीवाश्म के आधार पे, ठीक है। एक होता है जैव ऊर्जा, एक होता है अजैव। एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव। तो जीवाश्म के आधार पर संसाधन जगह नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा कम लिखूंगा, बस मेरी आवाज को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। अब इसका डिफाइन की यदि बात करें, तो जिस संसाधन में, देखिए जिस संसाधन में क्या होता है, जीवों का अंश होता है, उसे जैव कहते हैं। और जिस संसाधन में जीवों का अंश नहीं होता है, उसे अजैव कहते हैं। इसका दो परिभाषा बोल सकते हैं, जिस संसाधन में जीवों का अंश होता है उसे जैव, और जिस संसाधन में जीवों का अंश नहीं होता उसे अजैव कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि सजीव, जितने भी सजीव प्राणी है सभी को जैव संसाधन बोला जाएगा, और जितने भी निर्जीव प्राणी सभी को अजैव कहा जाएगा। तो ये खत्म हो गया। इसके बाद आता है मेरा, आ जाइए नेक्स्ट, सबसे पहला नंबर पे। अब यहाँ पे आइए, इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पे भी हम बोल सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन होते हैं वो दो होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे दो यदि बोलेंगे तो एक कौन होगा हमारा, एक सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा उत्पत्ति के आधार पे संसाधन की बात करें तो एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, ऐसे तो संसाधन कई होते हैं, ठीक। अनवीकरणीय, इधर थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से दिक्कत हो रहा है, तो एक मैं काम करता हूँ अगले पेज में ले लेता हूँ, ठीक है, आ जाइए। चलिए थोड़ा सा इस पर मैं बता दे रहा हूँ, संसाधन के प्रकार। अब हटो, देखिए संसाधन के प्रकार में सबसे पहला नंबर पे तो मैंने आपको बताया जीवाश्म के आधार पे। तो जीवाश्म के आधार पे यदि हम बात करेंगे तो इसके आधार पे हमारे दो होते हैं, एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन, ठीक है। इसके बाद मैंने ऑप्शन में जो है उसके बेस पर मैं काम कर रहा हूँ। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो दो होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर याद रखिएगा दो होते हैं। एक होता है आपका, एक आपका कौन सा होता है, नवीकरणीय। नवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन तो हो गए। इसके बाद मैं एक और बात कर रहा हूँ स्रोत के आधार पे।
स्रोत के आधार पे यदि मैं बताऊं तो संसाधन दो और होते हैं, एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक परंपरागत एक गैर परंपरागत। अब संसाधन के प्रकार में ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे फर्स्ट नंबर बात आती है कि भैया संसाधन क्या होते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है। हमारे लोग को जो भी वस्तु आवश्यकता को पूरी करती है, जैसे यदि हमको पढ़ाने के लिए इस मार्कर की आवश्यकता है तो हम बोलेंगे कि मेरे लिए संसाधन है। अगर ये बोर्ड को पढ़ाने के लिए हमारी आवश्यकता है तो संसाधन है। अगर लाइट की आवश्यकता हमारे लिए पड़ रहा है तो हमारे लिए क्या है, संसाधन। यानी जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है उसे हम संसाधन करते हैं। जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन कुछ भी हो सकता है, पहाड़, नदी, झील, भूमि, झरना, कुछ भी हो सकता है संसाधन में। ठीक है। अच्छा, संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। ये जिमरमैन का कथन था। ये होते नहीं, संसाधन जो है क्या होता है, होते नहीं है, बनाए जाते हैं या बनते हैं। ये किनका कहानी था, हमारे महान भूगोलवेदा जिमरमैन का कहना था। जिमरमैन एक ऐसे भूगोलवेदा थे, भूगोल के वो व्यक्ति थे जो बोले थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बने जाते हैं। यानी इनका कहना था कि तब तक वस्तु कोई संसाधन नहीं हो सकता जब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक डेली क्लास दृष्टि क्लास आ रहे हैं, ठीक है, और डेली दृष्टि क्लास में आते हैं और डेली एक पत्थर पे आपको नजर पड़ती है, ठीक है, तो उस पत्थर को आप डेली देख रहे हैं पर उसका कोई यूज नहीं कर रहे, तो वो संसाधन नहीं है। अब एक दिन क्लास आप आ रहे थे, उसी समय एक कुत्ता उसी पत्थर के पास सब खड़ा थे और एक बकरी ने क्या किया, एक कुत्ते ने क्या किया, बकरी को काटने के लिए उसको खदेड़ने लगा। आपको बकरी पर दया आ गया, तुरंत वही पत्थर को आना, तो आपका ध्यान उसी पत्थर पर गया और तुरंत उस पत्थर को उठाएं और उठा करके कुत्ता को मार के भगा के बकरी के जान को बचा दिए। तो अब आप बताइए कि डेली जिस पत्थर को आप देख रहे थे वो क्या था, उसका उपयोग नहीं कर रहे थे, तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन अब अगर उसको मार करके आप बकरी का जान बचाएं तो उसको बकरी को बचाने में आपको सहायता कौन किया, पत्थर किया, तो वो पत्थर आपका बन जाएगा संसाधन। ये बात इन्होंने सिद्ध किया था ये कि जिमरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते ही बनाए जाते हैं। ठीक है। जिस जीवों में जीवाश्म का अंश होता है तो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। या सजीव प्राणी जितने भी होंगे उससे आपका होगा जैव होंगे। जैसे में पौधा हो गया, पौधा जितने भी जीव होते हैं सब जैव संसाधन में आ जाएंगे। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु जितने भी, तो जितने भी निर्जीव जीव हैं वो सब कुछ में आ जाएगा। अजैव संसाधन जैसे कलम, पत्थर, कुछ भी ले लीजिए आप। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। एक बार उपयोग के बाद दोबारा उपयोग किया जाए तो उसे हम बोलेंगे नवीकरणीय। अनवीकरणीय वे संसाधन जिसका एक बार उपयोग के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जाए तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, अनवीकरणीय। नवीकरणीय में जैसे आप डेली देख लीजिए, नवीकरणीय में आपको देखिए सौर ऊर्जा आ सकता है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय में नहीं आएगा। आप सूर्य के प्रकाश से आज भी ऊर्जा लेते हैं, कल भी लेते हैं, परसों भी लेंगे, डेली लीजिएगा तो ये हो जाएगा। एक बार सूर्य के प्रकाश को यूज कर रहे हैं, अगले दिन भी कर रहे हैं, तब बार बार। सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब हमारे किस में आ जाएगा, सौर ऊर्जा में, अति नवीकरणीय ऊर्जा में। अनवीकरणीय ऊर्जा में कौन आ जाएगा भाई, तो अनवीकरणीय ऊर्जा में हम कह सकते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा में याद रखिएगा कोयला आ जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम आ गया, प्राकृतिक गैस आ गया, ये सभी हमारा क्या चाहिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन में चला आएगा। अनवीकरणीय संसाधन में आएगा क्योंकि इसके एक बार यूज कर ले, जैसे कोयला को एक बार यूज करते दोबारा नहीं करते हैं। गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, एक बार चल जाते हैं, सारा तेल खत्म हो जाता है, क्या दोबारा वो आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये हो गया अनवीकरणीय संसाधन। अब आता है परंपरागत संसाधन।
परंपरागत संसाधन पर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, वे संसाधन जिसका यूज बहुत प्राचीन काल से कर रहे हैं, बहुत पहले से, वे संसाधन जिसका उपयोग प्राचीन काल से कर रहे हैं, ध्यान देंगे, जिसका उपयोग प्राचीन काल से कर रहे हैं, काल से क्या कर रहे हैं, वो हो जाएगा। और गैर परंपरागत जिसका उपयोग वर्तमान समय से कर रहे हैं, वर्तमान समय से उपयोग, जिस संसाधन का उपयोग हम प्राचीन काल से कर रहे हैं वो परंपरागत संसाधन हो गया। जैसे में परंपरागत में आपका कौन कौन हो जाएगा, प्राचीन काल से कौन, कोयला को बहुत पहले से हम लोग कोयला नहीं इस्तेमाल करते थे, कोयला हो गया। इसके अलावा पेट्रोलियम, ये सब जो है ना, ये हमारा प्राचीन परंपरागत संसाधन में आएगा, क्योंकि इसका उपयोग हम बहुत पहले से जानते थे। गैर परंपरागत में वर्तमान से उपयोग कर रहे हैं, वर्तमान से उपयोग। और वर्तमान से उपयोग में कौन कौन आ सकता है, सोचिए। सौर ऊर्जा आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अभी नया नया ये सब हम लोग वर्तमान में सीखे हैं। पवन ऊर्जा आएगा, तो ये सब संसाधन हो गया। तो ये हो गया संसाधन के डिटेल्स के बारे में कि संसाधन क्या होता है, संसाधन को किसने क्या कहा था। और जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको, देखिए बच्चों एक बात मैं बता दूं कि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन हो रही है, ध्यान दीजिएगा। मेरा मकसद ये रहती है कि मैं 4 ऑप्शन प्लस जो कंटेंट ऊपर में डाला गया उसको टारगेट करके चल रहा हूँ। अब कोई को मैं अगर मैं ज्यादा बताता हूँ तो देखिए एक चीज ये है तो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, पर मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि कहीं ऑब्जेक्टिव में जो कंटेंट आता है उसको सब्जेक्टिव के भी बात में, मतलब चैप्टर को रिवाइज कराना मेरा मेन मकसद है। मेरा ऑब्जेक्टिव का आंसर ही नहीं है चैप्टर, ऐसे नहीं तो ऐसे तो करना होता तो आसान सबको करवाते, चैप्टर बस फिर ये बताते कि ऑप्शन नंबर ये हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, चेंज कर जाते, फटफट आंसर बता देती है, तो ऐसे थोड़े नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन करवाना होता है। इससे से आप देखिए आपको सारा चीज एक बार में वीडियो में क्लियर हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूशन का मकसद केवल ये नहीं रहेगा कि आपको इसमें देखिएगा 17 ही ऑब्जेक्टिव में पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा आपका। जैसे अब आपका अधिकांश कंटेंट क्लियर हो गया, अब सारा चारों ऑप्शन पर तो बातचीत हो गया। अब हम बात करेंगे ज्वारीय ऊर्जा। देखिए ज्वारीय ऊर्जा किसको कहते हैं, देखिए पहली बात मैं आपको समझा रहा हूँ ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये आपको पता है कि जैसे ये धरातल है, ठीक है, और धरातल है तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा धरातल है अर्थात पृथ्वी, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ऊपर चंद्रमा है। दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है दोनों में। और इस क्षेत्र में क्या है, पानी भरा हुआ इस धरातल पे, इस पर पानी भरा हुआ, इस पर पानी भरा हुआ। चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र को पानी को ऊपर खींचता है, ठीक है, तब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर उठता है। जैसे ही पानी ऊपर की उठता है, जैसे में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए चंद्रमा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पानी को ऊपर उठा लिया, तो इस पार्ट को ऊपर उठा लिया, क्योंकि चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी में है, तो पानी को समुद्र को जैसे इस जगह पर है तो यहाँ पर के पानी को ऊपर खिंचा दिया, तो अगर 2 फीट पानी ऊपर उठ गया, ठीक, तो जब समुद्र का पानी ऊपर उड़ जाता है, चंद्रमा द्वारा खींच ले जाता है, तो उसे ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वार। और जो वही पानी फिर वापस, अब ऐसा तो नहीं कि पानी ऊपर ही रहेगा, नीचे भी तो गिरेगा, तो जब पानी ऊपर उठता है, समुद्र का पानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब वापस गिरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो समुद्र के पानी को ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और समुद्र का पानी का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। अच्छा ये बताइए कि समुद्र का पानी ऊपर उठाई तो चंद्रमा के कारण उठ गया, तो फिर वापस नीचे क्यों गिरा, तो नीचे गिरने के कारण है पृथ्वी, पृथ्वी भी वापस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पानी को नीचे खींचता है, तो दोनों ऊपर नीचे खिंचाव की वजह से जब पानी उठता है तो ज्वार, नीचे गिरता है तो भाटा होता है। अब सोचिए, एक दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ज्वार भाटा क्लियर हो गया। जब यहाँ पर अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण फोर्स से अगर पानी ऊपर की ओर उठेगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, तो ये एरिया का पानी खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा समुद्र में, तो यहाँ पर अगल बगल के पानी तुरंत भर जाएगा, और जो पानी ऊपर ही उठा है वो पानी बहुत नीचे भी गिरता है। जैसे ही नीचे गिरेगा वो पानी नीचे गिरता है, तो नीचे गिरने के बाद जैसे वो पानी नीचे गिरता है तो क्या होता है, जब टकराहट होती है, ठीक है, जब टकराहट होती है तो टकराने के बाद क्या होती है ना, कि उसमें बहुत जबरदस्त तरंग उत्पन्न होता है, वेव उत्पन्न होता है, तरंग। देखिए ये तरंग ही है,
देख रहे हैं ना। अब मूवी वगैरह में देखे होंगे तरंग का पावर, तरंग ही है ना जिसका उपयोग मछुआरा बहुत लोग मकाम करता है। देखिए तरंग क्या करता है समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये पानी का तरंग पहले ही आता था लेकिन यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो ये तरंग ही है जो आगे की ओर आता है। कभी आप शांत तालाब में कोई बीच में पत्थर मारे तो देखिए चारों तरफ से गोलाकार टाइप में ऐसे ऐसे बनते हुए जाता है, वो वेव है, वेव या था तरंग है। अब सुनिए पिक्चर वगैरह भी देखे होंगे ना, तो पिक्चर में देखिएगा जब ऐसा मूवी में होता है कि हीरोइनी चाहे हीरो किसी प्रकार का टेंशन में आता है तो समुद्र के किनारे बैठता है, तो देखिएगा बैठे रहता है तो पानी दूर रहता है, वहां से पानी आता है पैर को छू के वापस चला जाता है, ये काम होते रहता है। वो तरंग ही है, वो तरंग है। तो जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो ज्वार, और समुद्र का पानी नीचे गिरता है तो भाटा। और तो समुद्र के पानी जो ऊपर उठा वापस जो नीचे समुद्र के पानी धरातल पर है जो जिस महासागर में, जब दोनों पानी टकराता है, गिरने वाला पानी जब नीचे वाला पानी से टकराता है तो बहुत भयानक तरंग उत्पन्न होता है, और यही तरंग सुनामी का रूप धरता है। इसका मोमेंटम ऐसे चलता है, इस तरह से घूमेगा फिर इस तरह से घूमेगा, इस तरह से ऐसे ऐसे घूमता है और यही सुनामी बन जाता है। तो कभी कभी ज्वार भाटा सुनामी उत्पन्न करता है। तो ज्वार क्लियर हो गया, याद रखना। महासागर, महासागर का पानी का ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और मैं ये जो देख रहा हूँ, जो ये तरंग वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, देखिए इसका इस्तेमाल जानते हैं मछुआरा करता है साइड पॉइंटर में। देखिए हम बताते हैं, जैसे भारत का नक्शा अगर मान लेते हैं, आपको पता है भारत के नक्शा में कि इस जगह पर देखिए भारत में समुद्र का पानी इस जगह यहाँ से लेकर के यहाँ तक समुद्र का पानी है, ठीक। मछुआरा क्या करता है, खास कर तमिलनाडु केरला के मछुआरे, देखिए इस समुद्र के किनारे साइड में क्या करता है, जमीन खद देता है, गड्ढा नित कर देता है। समुद्र के पानी का लहर ऐसे आता है और गड्ढा को पार करके जाता है, और जब वापस लौटता है तो गड्ढिया घट, जैसे यहाँ पर यदि गड्ढा घट देंगे और उधर से पानी आएगा और आगे चला जाएगा तो वापस जाएगा पानी, तो वापस जाएगा तो जहाँ पर बीच में गड्ढा बना था गड्ढा में पानी जम जाएगा, वही पानी जम जाता है और उसको फिर आगे उन लोग घेर देता है। घेरने के बाद वही पानी को सुखा करके नमक बनाता है, नमक याद रखना, नमक बनाता है, नमक का निर्माण करता है। तो चलिए ये सिर्फ हम आपको डेमो दे रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगेगा वीडियो को ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करवा रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो इस तरह का मैं हर चैप्टर पे और हर टॉपिक पर एक एक करके विस्तार से इस तरह का वीडियो डालूंगा। बस एक डेमो के रूप में आपको दे रहा हूँ, इसको देखिए, देख करके बताइए कैसा लगा। कमेंट में बहुत अच्छा लगा, जो खराब लगा, जो भी आपको इसमें त्रुटि दिख रहा है वो आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमने बता रखा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, मानवकृत है कि पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव संसाधन है। अच्छा ये बताइए, पुनः पूर्ति योग्य, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, मानव जो कृत्य है, तो मानव कृत्य किसको कहा गया, जो वे ऊर्जा। अच्छा मानव कृत बोलिए चाहे जय बोलिए, ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। मानव कृत जैव ऊर्जा को बोला गया, ध्यान दीजिएगा, जैव संसाधन को ही बोला गया। और जिसमें जीवों का अंश होता है आप जानते हैं, जैव संसाधन जीवाश्म में पाया जाता है। जीवाश्म मतलब समझते हैं, जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मर वगैरह जाता है, ये पेड़ पौधा मर जाता है तो हम शरीर जीवों का, हम लोग का शरीर गल जाता है, ठीक ठीक है ना, गल जाता है, ठीक। और गल करके काला जैसा धब्बा जैसा पदार्थ बनता है जिसे हुमस कहते हैं, ये हुमस कहते हैं, ये मिट्टी के लिए बड़ी फायदेमंद है। और यही हुमस क्या होता ना है, इसको हम दूसरे नाम जीवाश्म के रूप में, अर्थात जीव के अंश पाया जा रहा है इसलिए जीवाश्म कहते हैं। तो मानवकृत माने जैव संसाधन को, अजैव तो जानबे कर रहे हैं, निर्जीव वाला को कहा गया भाई, क्लियर है। पिछले वीडियो में फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताए थे। अचक्रीय संसाधन, अच्छा देखिए चक्रीय साधन और एक चक्रीय होता है, एक अचक्रीय होता है। मैं इधर बता रहा हूं, एक चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब क्या होता है, चक्रीय साधन का मतलब होता है, चक्रीय साधन का मतलब क्या हुआ, ये चक्रीय साधन का मतलब हुआ कि
एक बार उपयोग किए और पुनः प्यूरिफाई करके दोबारा उपयोग किए, तो चक्रीय साधन हो गया। आवाज चक्रीय का मतलब यही हुआ, एक बार उपयोग किए अब पुनः उपयोग नहीं किए। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, समझिए चक्रीय। जैसे वर्षा का पानी है ना, वर्षा के पानी को आपकी मम्मी छान लेती है। अब मम्मी वर्षा के पानी को छान करके पहला इस्तेमाल इसको दाल बनाने में करती है। क्यों करती है कि वर्षा के पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, दाल को तुरंत भर में गला देगी ये। इसलिए वर्षा के पानी से दाल जल्दी पक जाता है। दाल के बाद इसका उपयोग, कुछ पानी जो बचा उससे क्या करेगी, बर्तन धोएगी, बर्तन धो लेती है। बर्तन धोने के बाद इसका उपयोग फिर क्या चीज करेगी, फर्श जो गंदा हो गया फर्श को धो दे रही है। अब इस पानी को एक नहीं कई प्रकार से उपयोग कर रही है, ठीक है ना, एक पानी को कई प्रकार से उपयोग कर रही है, तो ये हो गया चक्रीय, चक्र जैसा काम। अचक्रीय इसका जस्ट अपोजिट। अब पुनः पूर्ति योग क्या हो गया, पुनः पूर्ति मतलब वही हो गया भाई, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करने का, अर्थात नवीकरणीय संसाधन का दूसरा नाम ही है, क्या नाम है, पुनः पूर्ति योग। अब देखिए सौर ऊर्जा क्या होता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, दिमाग में रखना। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश जैसे ही ना इस पर प्लेट पर पड़ता है, इसको सोलर प्लेट बोलते हैं, सोलर पैनल या सौर प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको सोलर प्लेट बोलते हैं। आप लोग का स्कूल में मिला होगा, आज से कई वर्ष पहले की बात है, ज्यादा वर्ष हुआ भी नहीं है, पीला कलर का एक लाइट मिला होगा, उसके साथ एक छोटा सा प्लेट जैसा मिला, वो सौर प्लेट था। उसको धूप में रखेगा ना, तो इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें सिलिकॉन का पावर, सिलिकॉन का वायर लगा रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता ना है, तो ये एक्टिव होकर के इसको क्या करता है, विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत करके बैटरी को चार्ज कर देता है, बल्ब जला सकता है, कुछ भी काम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। मैंने भी पहले ही क्वेश्चन बताया, जिम्मरमैन इज द राइट आंसर। संदीप पांडे ये समाज सेवा टाइप के व्यक्ति, समाज सेवी व्यक्ति, समाज सेवा, समाज सेवी व्यक्ति थे, समाज सेवा करने वाले व्यक्ति थे। इनमें से कोई इसका तो ऑप्शन है। महात्मा गांधी कहते हैं हमारे, ये इनका कथन था जी संसाधन पे, हमारे पास पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं। मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, आप सुन लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने कथन दिया हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए नहीं, शायद यही कथन था, लेकिन ये कथन श्योर है, लेकिन आगे पीछे स्टेटमेंट हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। लेकिन हाँ आपका आंसर ये वाला थ्री का ये हो जाएगा। इसमें तो कुछ संसाधन तो डिफाइन बताए दिए। क्वेश्चन नंबर, कोयला आ जाइए, बहुत अच्छा, कोयला को ले लेते हैं। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, तो मैंने फर्स्ट वाला वीडियो बताया है, वे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय। कोयला वही है आंसर पहला। आज नवीकरणीय संसाधन बता दिए, एक और उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करेंगे तो क्या, नवीकरणीय संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन जो होता है ये जिसमें जीवों का अंश होता है या सजीवों को बोला जाता है। देखिए फर्स्ट वाला वीडियो को सोल्यूशन हम इसलिए ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें ही सारा आपका आंसर मिल जाए, समझ गया, इसीलिए मैं फर्स्ट वाला को ज्यादा सोल्यूशन की, क्या ये सब सारा आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन बताए। अच्छा कोयला के बारे में थोड़ा सा चर्चा बताइए। कोयला, कोयला जो है ना कहाँ मिलेगा बताओ, ये अवसादी चट्टान में ज्यादातर मिलेगा, अवसादी चट्टान, जहां पर कोयला मिलेगा ना वहां पे तेल पक्का मिलेगा, तेल, खनिज तेल, ठीक, खनिज तेल मैंने किसको बोलते रहे, खनिज तेल, जहां पर ये मिलेगा ना वहां पर खनिज तेल पक्का मिलेगा। और खनिज तेल जो है ना याद रखिएगा, पेट्रोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन तेल सभी को बोलते हैं, ये सभी आपका आ जाएगा। तो कोयला हो गया आपका, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सादी चट्टान में पाया जाता है, आई कभी कभी अग्नेय भी दे देगा, तो अग्नेय भी याद रखिएगा। पत्थर चट्टान 3 प्रकार के होता है, ठीक है ना, और तो ये सब बताया हुआ है।
हाँ, कोयला देखिए, कोयला हम आपको क्लास में बताए हैं अभी कि कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला है, भारत का सबसे अच्छा कोयला। ये ऑब्जेक्टिव बहुत पूछेगा। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है और ये ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। इसको निकाला, ये भारत का सबसे हल्का हल्का कोयला है। देखो, अच्छा कोयला कोई भी रहेगा बहुत हल्का रहेगा, जितना भी कोयला हल्का रहेगा समझो अच्छा कोयला है। और ये आग बड़ी तेजी से पकड़ता है, ये बात याद रखना। आग तेजी से पकड़ता है। मेरा एक स्टूडेंट रहता है जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, तो उसने वहाँ से हमें एंथ्रासाइट दिखाया भी था, बोला था भैया लेके आए, तो वो लेके आया है, मैं आपको दिखाता हूँ क्लास में। देखिए, ये एंथ्रासाइट कोयला है, ये लद्दाख से लाया गया है। इसको संभाल के रखे हुए, जब जब इसको पढ़ाते हैं यूज करते हैं। ये भारत का एंथ्रासाइट कोयला है, सबसे महंगा कोयला है। बाकी कोयला के बारे में अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, कोयला के बारे में एक चीज और देख लो, ये भारत के किस राज्य में ज्यादा है? झारखंड में। झारखंड। और झारखंड में झरिया बोकारो ये सब ज्यादा है, हजारीबाग ये सब है कोयला। झरिया बोकारो ये सब जितना भी है ना, हजारीबाग धनबाद ये सब कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान देना भाई। लोहा लोहा आ जाइए, लोहयस्क लोहा अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय है, जैव है। तो मानवकृत, तो इसका दूसरा नाम तो मैंने बता रखा है कि इसका नाम जैव संसाधन है भाई, कंफ्यूज कर रहा है। अब मानवकृत मतलब क्या हुआ? मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित संसाधन को ही हम क्या बोलते हैं? मानवकृत संसाधन। ये ध्यान देना, निर्मित संसाधन को मानवकृत संसाधन कहते हैं। कितना टाइम हो गया जी? अनवीकरणीय बताया हुआ है, तो लोहा कौन सा संसाधन में आएगा जी? नवीकरणीय। अजैव, जैव तो है ये नहीं है। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा लोहा का उपयोग कर ही नहीं सकते। अनवीकरणीय इसका आंसर। अनवीकरणीय लोहा, देख लीजिएगा इसको, कहीं कहीं पे कुछ भी दे सकता है। जैव तो अब मानवकृत तो संसाधन हो नहीं सकता है। नवीकरणीय अनवीकरणीय हो, क्योंकि लोहा को एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग हम कर नहीं सकते। लेकिन ये कभी कभी किसी किसी बुक में नवीकरणीय भी देगा, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों में डाउट है, इस पर हम अगले क्लास में बता देंगे इसको, ठीक है ना। क्या है कि बहुत दो बुक में दो आंसर देखे हैं और दोनों हाई स्टैंडर्ड बुक है, MC मैगरा हिल का है, IAS का किताब है, ठीक है। ये वाला कल 5 ही क्वेश्चन नजर आ रही, बहुत ज्यादा हो जाएगा कल। बाकी मैं वीडियो अगले पार्ट में मैं 5 से लेकर 17 पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो जरूर आप बताइए कमेंट में। एक सवाल आपसे और है, मैं इसके पर सवाल, इस पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लौह अयस्क, एक बात और, भारत के कर्नाटक राज्य सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करता है। कर्नाटक राज्य लोहा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। जब धरातल से लोहा निकलता है ना बाबू, तो एक बात ध्यान देना, बहुत कच्चा मुलायम होता है, तुरंत भर में टेढ़ा करोगे तो टेढ़ा हो जाएगा। लोहा को हार्ड करने के लिए उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। मैग्नीज मिलाया जाता है। मैग्नीज मिलाया जाता है। और मैं एक बात और बता दूं कि मैग्नीज हमारे भारत के उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन मैग्नीज उड़ीसा करता है। लोहा के लेकर के एक और बताओ, लोहा को हार्ड करने के लिए उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, ये तो बता दिए। 1 टन लोहा को हार्ड करने में, 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। चलिए, एक सवाल है, लोहा 4 प्रकार के होता है, सबसे अच्छा लोहा कौन सा, ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। सबसे अच्छा लोहा किसे कहते हैं या कौन है, कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं कौन को रिप्लाई देते हैं। वीडियो जैसा लगा, और हमारा दृष्टि का जो YouTube चैनल है उस पर 2-3 चैनल बना हुआ है। एक में जो उस पर क्या क्या होती है वो फंक्शन बताई जाती है, और एक में हमारा क्लास का सिर्फ बना हुआ है। इंस्टाग्राम का भी अकाउंट बना हुआ है,
दृष्टि जस बल के नाम से ही है, और एक टेलीग्राम चैनल है। इस सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो कोशिश करें उस पर ज़्यादा जल्दी जुड़ने का भी, और ये और भी वीडियो लोगों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, कैसा लगे समझ में आए, उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।